हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एनसीईआरटी पाठशाला में स्वागत है। चलिए, एनसीईआरटी पाठशाला में आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, यानी दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये तीनों एक ही नाम है, चाहे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोले, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोले, चाहे सदिश गुणनफल बोले। तो दो सदिशों का अगर हमें सदिश गुणा करना है, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणा। अदिश गुणा में क्या होता था कि अगर दो सदिशों का हम गुणा करते थे तो जो उसका गुणनफल आता था वो अदिश वैल्यू आती थी, यानी अचर वैल्यू आती थी, यानी कांस्टेंट वैल्यू आती थी, तो हम उसे अदिश गुणनफल बोलते थे। लेकिन जब दो सदिशों का हम गुणनफल करें और उनका गुणनफल जो आए उसमें भी दिशा रहे और परिमाण रहे, तब हम इस तरीके के गुणनफल को हम बोलते हैं सदिश गुणनफल। तो चलिए बात करते हैं, जैसे इसमें दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर वी है, इनके बीच में कोण थीटा है। तो अगर इस तरीके के दो सदिश हैं और इनके बीच में कोण थीटा है, तो इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसे हम दिखाएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी से, इससे हम दिखाएंगे, क्रॉस लगाएंगे अगर इनका सदिश गुणनफल हमें ज्ञात करना है तो। अब ये कुछ ऐसा है, एक सदिश इसी तल पर, दोनों सदिश हैं, ये तल है, ये तल है, एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश ऐसा है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा उसकी जो दिशा होगी वो या तो ऊपर की तरफ होगी या तो इस तल के नीचे की तरफ होगी। यानी इन दोनों सदिशों के गुणनफल की जो दिशा होगी वो दिशा इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी या लंबवत नीचे की तरफ होगी। तो इस तरीके से इस दो सदिशों यानी वेक्टर ए और वेक्टर वी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो यानी ए क्रॉस बी का लेने का मतलब है कि ए से बी की तरफ हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, और ये क्या है, ये देखिए घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा है, ये घड़ी की दिशा है, तो ये घड़ी के विपरीत हम जा रहे हैं, यानी हम इधर से इधर की तरफ चला रहे हैं। तो ऐसे चलाएंगे तो जैसे अगर कोई नट बोल्ट है, नट बोल्ट को अगर हम नट बोल्ट है इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, अब खुलेगा तो इसकी ये खुल के ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी ये इस तरीके से इसकी दिशा जो होगी, इनके गुणनफल की जो दिशा होगी ये ऊपर की तरफ होगी। और अगर इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे यानी बी क्रॉस ए ले लेंगे, घड़ी की दिशा में करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी इसकी दिशा। तो अगर हम इसकी दिशा होगी यानी इन दोनों के गुणनफल की जो दिशा होगी क्या होगी, इन दोनों के लंबवत होगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब होगी, और तो लंब होगी, अगर उस लंब को हम लंबवत इकाई सदिश को हम n कैप मान लें तो इनका जो गुणनफल होगा वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा, और इसकी दिशा को हम दिखाएंगे n कैप से। n कैप क्या है, ये इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत है और लंबवत ऊपर की तरफ है, तो इसे हम क्या दिखाएंगे, वेक्टर n कैप के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पे डॉट वाले में क्या होता है, यहाँ cos थीटा होता है, क्रॉस वाले में क्या होता है, यहाँ पे डॉट वाले में यहाँ cos थीटा होता है, और अगर क्रॉस है तो यहाँ sin थीटा होगा। ये वेक्टर ए का मापांक वेक्टर का बी का मापांक दोनों में रहेगा, इसमें अगर क्रॉस करेंगे तो इसमें इसकी दिशा ये दिशा को दिखाती है, ये दिशा को दिखाता है वेक्टर एन कैप, इन दोनों सदिशों के गुणनफल के दिशा को दिखा रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होगा इन दोनों सदिशों का गुणनफल का फार्मूला होगा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण है, बीच का कोण है। और यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप है वेक्टर ए तथा बी दोनों पर लंब इकाई सदिश है, लंब इकाई सदिश। अब देखिए यहां पर देखो, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि उसका मापांक एक होगा, यानी एन कैप का मतलब है ये लंब इकाई सदिश है और जो भी इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी उतना उसका मापांक होगा, यानी इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसका मापांक कितना होगा, इनकी इसकी वैल्यू के बराबर, यानी साइन थीटा और ए का वेक्टर ए के मापांक और वेक्टर बी के मापांक के गुणनफल के बराबर इन दोनों सदिशों के गुणनफल का मापांक होगा, और दिशा क्या होगी, इनके लंबवत ऊपर की तरफ होगी। लेकिन अगर इसी को हम
इनकी दिशा चेंज कर दें, यानी अब की बार हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ले लें। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ले लेंगे तो ये भी होगा ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा, कोण वही है, कोण वही बीच में है, लेकिन अब की बार हम ऐसे जब चलेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां अगर ऊपर एन कैप है तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस वेक्टर एन कैप, यानी दिशा बदल जाएगी। अगर ऊपर की तरफ हम एन कैप माने हैं ऊपर की दिशा, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस एन कैप, इसीलिए यहाँ पे माइनस एन कैप कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला होगा, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। तो ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर इतना हो जाएगा। ये तो क्या था, ये घड़ी की विपरीत की दिशा में था, घड़ी की विपरीत दिशा में था ये वाला, और ये घड़ी की दिशा में था, तो यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी का वेक्टर ए क्रॉस बी है, वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं है। यानी अगर इसकी दिशा ऊपर की तरफ है तो इसकी दिशा नीचे की तरफ है, या इसकी दिशा अगर नीचे की तरफ है तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है। इस तरीके से ये है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता था। चाहे हम ए को पहले ले लें चाहे बी को पहले लें, लेकिन इनके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर इनका अदिश गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनका सदिश गुणा करेंगे तो इनके अगर हम क्रम को हम आगे पीछे करेंगे तो उसमें उसके चिन्ह में उनकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यानी अगर बी को पहले ए को बाद में लेंगे तो दिशा एक केस में ऊपर होगी, एक केस में नीचे की तरफ होगी। तो यदि अगर हमें ऐसा दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये है, तो इसकी दिशा तो ये होगी, इनके गुणनफल की दिशा क्या होगी, इनके गुणनफल की जो दिशा होगी या तो इन पर लंब ऊपर की तरफ होगी या तो नीचे की, यानी इस पर लंबवत होगी, ए पर भी लंब होगी और बी पर भी लंब होगी, नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसके मापांक की बात करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक की बात करें, तो इनका जो मापांक होगा वो होगा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा, और ये एन कैप का मापांक, इनका मापांक ले लेंगे। तो एन कैप क्या है, एन कैप लंबवत इकाई सदिश है, इसका मान 1 होता है। तो अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो इसका मान जो होगा ये वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा, यानी इस सदिश का जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, इनके गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा, और दिशा ये होगी, दिशा एन कैप, यानी लंबवत ऊपर की तरफ होगी या तो लंबवत नीचे की तरफ होगी। अगर हम दो सदिश, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा क्रॉस प्रोडक्ट करें, यदि किसी सदिश का हम उसी सदिश के साथ क्रॉस करें तो ये वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप ये होगा, जहां पर थीटा यानी वेक्टर ये ए है और इस वेक्टर ए का इसी वेक्टर के साथ हम अगर करते हैं तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, कोण थीटा बराबर 0 बनेगा। और अगर यहाँ पे 0 हम रख दें, यहाँ 0 रख दें तो इस 0 साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी इस पूरी वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, यानी ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 0। यानी किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट उनका 0 हो जाता है। लेकिन डॉट में क्या होता था, अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या होता था, उसी सदिश के मापांक का स्क्वायर हो जाता था। डॉट में क्या होता था, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते थे या अदिश गुणा करते थे तो उसके मापांक का उस वेक्टर के मापांक का वर्ग हो जाता था। जबकि अगर क्रॉस में यही काम करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे काश थीटा होता था। काश थीटा में थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो काश 0 अंश का मान 1 हो जाता था, अगर 1 हो जाता तो ए स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। इसलिए क्रॉस ए का वेक्टर ए का अगर उसी वेक्टर के साथ हम क्रॉस करेंगे तो 0 डॉट में उसके मापांक का स्क्वायर। ये बात में ध्यान देना है कि डॉट में मापांक का स्क्वायर होता है लेकिन क्रॉस में 0 के बराबर होता है। अगला है कि अगर इस पर दो सदिश, एक सदिश ऐसा है एक सदिश ऐसा है, ये दो सदिश हैं इस तल पर, इस पर हमें लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी लंबवत ऊपर की तरफ इकाई सदिश या नीचे की तरफ यानी लंबवत इकाई सदिश अगर हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करना है,
हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ले लेंगे और ये जो वैल्यू है यही लंब इकाई सदिश है, हमें ये ज्ञात करना है। तो अगर हमें इसे ज्ञात करना होगा तो हम लिख सकते हैं यहीं से n कैप बराबर a क्रॉस वेक्टर v अपान वेक्टर a का मापांक, वेक्टर b का मापांक और साइन थीटा। लेकिन ये वेक्टर n कैप बराबर और यही वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है यही क्या है, इस वेक्टर a क्रॉस b का मापांक है। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपान वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक। यानी अगर हम इसका मापांक निकालें तो इसका मापांक ये है और इसकी दिशा क्या है, ये है, और ये दिशा क्या है, इन दोनों सदिश के लंबवत है। तो ये क्या होगा, n कैप क्या है, वेक्टर a तथा वेक्टर b दोनों पर लंब इकाई सदिश है। तो अगर हमें लंब इकाई सदिश निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों सदिशों का हम गुणा कर लेंगे, फिर हम इनके गुणनफल में उसी के मापांक का भाग कर देंगे। यानी पहले इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात कर लेना है, जो गुणनफल आएगा उसी का मापांक निकालेंगे और मापांक अगर भाग कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश होगी। चलिए अब बात करते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, इसकी एक भुजा वेक्टर a के द्वारा दिखाई गई है, दूसरी भुजा वेक्टर b के द्वारा दिखाई गई है, ये दोनों भुजाएं हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लेंगे, दोनों का क्रॉस यानी दोनों का सदिश गुणा निकालेंगे, उसका मापांक निकालेंगे और इसी का मापांक का आधा कर देंगे, जो आएगा उतने वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हमें क्या करना है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है, उसकी दो भुजाएं सदिश फॉर्म में दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका मापांक करके आधा कर देंगे, मापांक का आधा कर देंगे तो ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में ज्ञात करना, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ये भुजाएं हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के मापांक के बराबर होगा। ठीक है, अगर चतुर्भुज की ये भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, भुजाएं हैं, तो इनके दोनों का क्रॉस निकालेंगे, उनका मापांक निकालेंगे, जो वैल्यू होगी वही इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर यही त्रिभुज में होंगी, ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तो इसमें आधा करना पड़ेगा और इसमें पूरा पूरा ही रहेगा। यानी ए क्रॉस बी का मापांक जो होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। वैसे भी देखो ये दो त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम आधे त्रिभुज के अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, अगर इसका भी कर देंगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर ये चतुर्भुज का है तो इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करेंगे, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो हाफ करना पड़ेगा। लेकिन अब इस समांतर चतुर्भुज में हमें ध्यान देना है कि जो हमें सदिश दिए गए हैं वो क्या है, वो भुजाएं हैं कि विकर्ण है। विकर्ण का मतलब जैसे अगर हमें ये दे दिया जाए कि एक विकर्ण ये है, इसको हम वेक्टर ए मान लें, दूसरा विकर्ण इधर की तरफ है, इसे वेक्टर बी मान लें, और तब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो अगर ये दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्योंकि वहां वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं दिया रहेगा, उसमें दो सदिश दिया रहेगा, और अगर सदिश में ये बोलता है कि एक सदिश ये है दूसरा ये है और वो विकर्ण है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उनका मापांक लेना है। लेकिन अगर ये विकर्ण है तो इसमें 1/2 कर देना है। तो हमें ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के केस में दो केस बनते हैं। एक बार अगर ये भुजाएं हैं तो उसमें हमें क्रॉस लेना है और जो क्रॉस का मापांक होगा वही क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर वही चीजें क्या है, विकर्ण है, तो उस केस में उसका क्रॉस लेंगे और उसको 1/2 करेंगे। अगर ये विकर्ण दिए गए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी उस चतुर्भुज के, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तो हमें क्या करना है, उनका मापांक निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक निकालेंगे, उसका आधा करेंगे। लेकिन त्रिभुज में देखो यही चीज त्रिभुज में भी है। तो त्रिभुज अगर दिए बोला जाएगा तो त्रिभुज में भुजाएं रहेंगी। भुजाएं अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसका 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक। लेकिन अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इसके दो केस बनते हैं। अगर भुजाएं हैं तो इसमें 1/2 नहीं करना, लेकिन अगर उसके विकर्ण ये बोला गया है कि ए और बी विकर्ण है तो इसमें 1/2 इंटू इन ए क्रॉस बी का मापांक।
तो इस तरीके से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसमें देखो ये अब की बात सदिश दिए गए हैं। ये क्या है? ये तीनों अक्ष कुछ ऐसे हैं। तो चलिएगा देखिएगा, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे हैं तीनों सदिश। ये वेक्टर आई कैप है, आई कैप एक्स अक्ष की इकाई सदिश, वाई अक्ष की इकाई सदिश जे कैप और जेड अक्ष की इकाई सदिश के कैप, कुछ ऐसा है। अगर हमें इनका और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस इसका और इसका क्रॉस लेना है, तो ये भी इकाई सदिश, ये भी इकाई सदिश और इस पर ये लंब इकाई सदिश है। तो अगर इनका क्रॉस लेना है तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा? इनके बीच में कोण 90 अंश का बनेगा। इनके बीच में कोण 90 अंश का बन रहा है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम वेक्टर के है और ये वेक्टर आई है, तो अगर वेक्टर ए की यहां हम वेक्टर के ले लें और इसका वेक्टर बी की यहां वेक्टर आई ले लें, तो ये हो जाएगा के का मापांक, फिर आई का मापांक, आई कैप का मापांक साइन, यहाँ कोण इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, ये साइन 90 अंश। और एक चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि इन दोनों पर लंब क्या है? जे कैप है। यानी यहाँ पे जो वेक्टर एन कैप है उसी हम क्या लिखना पड़ेगा? जे कैप। इस केस के लिए इन पर के और आई पर लंब जे कैप होगा, आई और जे पर लंब के कैप होगा, जे और के पर लंब क्या होगा? आई कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इन दोनों की बात करें, इसमें इस देखो यहाँ के से आई की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर के आई का क्रॉस के कर देंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यानी अगर जे ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या है? निगेटिव है। तो इसका इसका गुणनफल करें तो ये के कैप इंटू आई कैप बराबर इसका मापांक 1, क्योंकि ये सब इकाई सदिश है तो मापांक 1 होता है। तो इसका मापांक 1, इसका मापांक 1 और ये साइन 90 अंश का मान 1 जे कैप, और ये बराबर होगा के कैप इंटू आई कैप बराबर हो जाएगा जे कैप। ये जे कैप के बराबर होगा। लेकिन अगर यहीं पे यही वैल्यू आई कैप क्रॉस के कैप होता तो यही वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू है के कैप आई कैप साइन 90 अंश और ये एन कैप की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जे कैप लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि जब हम आई पहले अगर आई ले लेते हैं बाद में के लिखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में हो जाएगा। घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे तो नीचे की तरफ, अगर ऊपर जे कैप पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव, इसीलिए हम माइनस जे कैप होगा। और इस तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप। तो ये ध्यान देना है कि अगर हम क्रम से चलेंगे, इस क्रम कैसा होगा? इस तरीके से, यहां पे आई मान लो, ये आई है, ये यहां पर मान लेते हैं कि ये जे है और ये यहां पे ये के है। अगर आई क्रॉस जे जाएंगे, आई क्रॉस जे जाएंगे, आई क्रॉस जे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा के कैप, तीसरा जो बचेगा उसके बराबर होगा। अगर हम इसी में जे क्रॉस के जाएंगे, जे क्रॉस के जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई कैप। और अगर के क्रॉस आई जाएंगे, के क्रॉस आई जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका गुणनफल होगा वो जे कैप के बराबर हो जाएगा। यानी क्रम से आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। लेकिन अगर इसकी दिशा उल्टा कर दें, यानी आई क्रॉस के कर दें या के क्रॉस जे कर दें या जे क्रॉस आई कर दें, यानी इनकी दिशा को हम उल्टा कर देते हैं, जे क्रॉस आई कर देते हैं, तो इसकी दिशा मतलब इसका जो गुणनफल होगा वो होगा के कैप के बराबर तो होगा लेकिन माइनस होगा। अगर हम इसे हम जे क्रॉस के को अगर हम के क्रॉस जे कर दें तो इनकी दिशा बदल गई, तो इसका जो गुणनफल है वो भी वही रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरीके से आई क्रॉस अगर के कर दें तो इसका जो गुणनफल होगा वो जो हो जाएगा जे कैप के बराबर, लेकिन उसमें चिन्ह क्या होगा? माइनस का होगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि हम अगर आई क्रॉस के जे करते हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो फिर जे आ जाएगा। लेकिन अगर उसको उल्टा कर देंगे, दिशा उसकी उल्टी हो जाएगी तो माइनस में वैल्यू आएगी।
इसी तरीके से अगर हम i क्रॉस i का i के साथ गुणा करें, जैसे अभी हम क्या किए थे, वेक्टर a का वेक्टर a के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरीके से अगर i का i के साथ करेंगे तो इसका मान 0, j का j के साथ करेंगे तो इसका मान 0, k का k के साथ क्रॉस करेंगे तो इसका मान 0। तो अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस करते हैं तो 0 हो जाता है, और अगर दूसरे सदिश के साथ करते हैं तो अगला वाला सदिश यानी i j k में 2 का अगर हम करते हैं तो जो तीसरा बचेगा उसके बराबर होगा। लेकिन अगर इनकी दिशा क्रम से है तो पॉजिटिव होगा, अगर क्रम बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे इनके लिए क्रम से है, क्रम से गुणनफल किए हैं तो ये वो तीसरी वाली वैल्यू आई है लेकिन प्लस आई है, लेकिन जब क्रम बदल देंगे तो माइनस में भी वैल्यू आएगी। और अगर उसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका गुणनफल 0 होता है। जबकि डॉट में क्या होता था, आई अगर i का i के साथ डॉट करते थे तो इसका, और j का j के साथ करते थे या k का k के साथ करते थे तो मान 1 आता था। जबकि अगर अलग अलग कर देते थे डॉट i का j के साथ या j का k के साथ, इस तरीके से अलग अलग करते थे तो इसका गुणनफल 0 आता था। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है कि डॉट में क्या होता है और क्रॉस में क्या होता है। क्रॉस में ये क्रॉस की वैल्यू है और डॉट में ये वैल्यू होती है। देखते हैं क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है इस तरीके, इसका मान क्या होगा, इस वैल्यू का मान क्या होगा। ये 2019 में भी आया है और 20 में भी आया है, किसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात तो i डॉट इसका मान j क्रॉस k, यानी j के बाद क्या आता है i j के बाद k आता है, और j और k है तो इसका मतलब बचेगा क्या, i कैप बचता है, इसका मतलब यहाँ पे होगा i कैप, फिर प्लस j डॉट इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे i क्रॉस k है। i के बाद क्या होता है, j आता है, लेकिन यहाँ i के बाद क्या है, k है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, i और k है लेकिन j नहीं है तो यहाँ j लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये क्रम से नहीं है, उल्टे क्रम में है, तो इसीलिए इसमें माइनस j हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस j कैप, प्लस यहाँ होगा k कैप डॉट i j k, यानी i के बाद सीधा बाद में i के जस्ट बाद क्या है, j है, इसका मतलब ये क्रम से है, और अगर क्रम से है तो इसका i और j के अलावा तीसरा क्या होता है, k, तो यहाँ पे k कैप हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा i डॉट i कैप माइनस, क्योंकि प्लस माइनस गुणा, माइनस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप। अब हम जानते हैं कि i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k बराबर होता है 1, यानी डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू क्या होती है, अगर उसी वैल्यू का उसी के साथ गुणा करें डॉट में तो उसका मान 1 होता है, जबकि क्रॉस में 0 हो जाता है। तो यहाँ डॉट अब आ गया तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, इससे ये कैंसिल, बराबर 1। इसका जो मान होगा, इसका जो आंसर होगा ये इतना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सदिश दिए गए हैं, वेक्टर a और वेक्टर v, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसका ये तरीका होता है क्रॉस निकालने का, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v बराबर हो जाएगा, इसे सारणिक विधि से सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर लिख देंगे पहली रो में i j k, i कैप j कैप k कैप, और फिर जो पहला वाला सदिश है, पहला क्या है, पहला है i j, यानी i का गुणांक कितना है 1, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, j का गुणांक कितना है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, k का गुणांक कितना है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। अगर माइनस में होता तो यहाँ माइनस में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे अगर गुणांक माइनस में होता तो माइनस में लिखते, जो वैल्यू पहले होगी उसके गुणांक पहले लिखेंगे। अगर हम उसके गुणांक पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अगर यहाँ पे b क्रॉस a पूछा गया होता तो b के इसके गुणांक पहले लिखते, a के गुणांक बाद में लिखते। अब ये a के गुणांक इस तरीके से लिख दिए गए। अब b के गुणांक क्या है, i का गुणांक 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, j का गुणांक 2 है यहाँ 2 लिखेंगे, k का गुणांक कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो 1 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है सारणिक विधि से। ये सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सारणिक विधि से हम i को ले लेंगे, i कैप ले लिया, यहाँ पे अब हमें गुणा कैसे करना है। अब देखो जो बचेगा, इस i को जब ले लेंगे हम तो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे गायब कर देंगे, जो बचेगा यानी बच कितना रहा है i के लिए, इतना बच रहा है,
ये बच रहा है। इनका गुणा करेंगे, गुणा कैसे करना है, इसका गुणा इधर की तरफ करना है और इसका गुणा इधर की तरफ करके घटा देना है। यानी यहाँ इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले का, और फिर इनका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6। इसके बाद अब हमें इसके बाद करना है जे में ही काम। अब हम लेंगे जे को, इसको लेंगे तो यहाँ पे देखो एक चीज और चलता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसके साथ लेंगे, इसके साथ माइनस का चिन्ह, इसके साथ प्लस का, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ आगे पहले माइनस लिखेंगे फिर लिखेंगे जे कैप। अब जब इसे लेंगे तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी ये रहेगा और ये दोनों रहेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और 3 का गुणा 3 के साथ, यानी ये वाली लाइन नहीं रहेगी। जिस पंक्ति में है ये पंक्ति है तो ये पंक्ति नहीं रहेगा, ये कॉलम नहीं रहेगा, जो बचा दिख रहा है वही उसी का गुणा करना होगा। तो यानी 1 का 1 के साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 3 का 3 के साथ करेंगे, बीच में माइनस का फार्मूला माइनस रहेगा, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और फिर प्लस, क्योंकि अब हमें के की बात करना है, के लिए अगर करना होगा तो के लिए करेंगे। अब के को हम लेंगे, के में क्या है प्लस का लेते हैं, तो ये प्लस के कर दिया, प्लस के गायब कर दिया। अब गुणा करेंगे तो इस जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को गायब कर देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को गायब कर देंगे। जो बचेगा ये वैल्यू बच रही है, तो इसमें 2 का 1 में 2 का गुणा यानी 2 आएगा, फिर 3 का 2 में गुणा, तो ये हो जाएगा -6 बराबर होगा आई कैप, फिर इसमें से घटाएंगे तो -4 माइनस जे कैप, इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा -8 प्लस के कैप, और 2 4 6 में से 2 जाएगा तो -4, इस तरीके से हो जाएगा -4 आई कैप माइनस प्लस 8 जे कैप प्लस माइनस गुणा माइनस के कैप 4 के कैप। और ये इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से हम किन्हीं भी 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2 सदिश दिए गए हैं, तो एक सदिश है 2i माइनस जे प्लस के, तथा दूसरा सदिश ये है, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है। इन दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। यानी अगर ये वेक्टर ए है, इसे मान ले कि वेक्टर ए है, और इसे मान ले कि वेक्टर बी है, तो इस पर जो लंब इकाई सदिश यानी लंब इकाई सदिश n कैप है, इसे ज्ञात करना है। तो लंब इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम उसी फार्मूले से कैसे निकालते थे, वेक्टर n कैप बराबर निकालते थे कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपान वेक्टर a क्रॉस b का मापांक। तो अगर हमें लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब पहले इन दोनों सदिशों का हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, फिर उसी का मापांक ज्ञात कर लेंगे और भाग कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो लंब इकाई सदिश हो जाएगी। तो जैसे अगर यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा, ऊपर क्या लिखते हैं आई जे और के, ये करेंगे। फिर दूसरी लाइन में अब हमें ए के मापांक, ए का मापांक क्या है यहाँ पे ए में, वेक्टर ए में आई का मापांक, आई का गुणांक क्या है 2 है, जे का गुणांक कितना -1 है, के का गुणांक कितना है 1 है। फिर बी में देखेंगे, बी में आई का गुणांक कितना है 3 है, जे का गुणांक कितना है 4 है, और के का गुणांक कितना है -1। ये ज्ञात कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा, पहले हमें क्या करना है आई को लेना है, आई यहाँ प्लस का चिन्ह लेते हैं, इसमें माइनस लेते हैं, इससे प्लस लेते हैं, तो ये प्लस आई कैप ये लिखेंगे। फिर जिस पंक्ति में है इस पंक्ति में है और इस कॉलम में है, तो अब क्या करेंगे, इनको आपस में इतना बचता है, तो अब इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, तो माइनस का गुणा +1 और फिर फार्मूले का माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे 4 एकम 4 और ये वैल्यू होगी। फिर अब ये आई का काम हो गया, अब हमें करना है जे में यही काम। जे में चिन्ह किस चीज का, माइनस कर लेंगे, तो -j कैप। अब गुणा करेंगे, देखो ये पंक्ति और ये कॉलम चला जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। 2 का गुणा -1 में और 3 का गुणा 1 में,
यानी 2 का गुणा अगर -1 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस गुणा -2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3, और फिर अब हमें करना है के में ही काम के, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के कैप। अब इसमें देखो ये पंक्ति चली जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा हमारे पास इतनी वैल्यू, इसका गुणा इसके साथ तो 4 दूनी 8, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये 3 कम 3 -3 -3। तो इस तरीके से हो जाएगा आई कैप, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो -3, फिर माइनस जे कैप, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -5, फिर प्लस के कैप, ये 8 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर हो जाएगा -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 8 3 11 11 के कैप, और ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब इसी का मापांक निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या था, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना था। लंबवत इकाई सदिश के लिए क्या करना है, पहले इन दोनों का गुणनफल करना है, फिर इन्हीं का मापांक निकाल लेना है। तो अब इसका मापांक निकाल लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकाला कैसे जाता है, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 11 का स्क्वायर होगा 121। जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा 55, 155 √155। तो हमें ए क्रॉस बी बराबर मिल गया और इसका मापांक मिल गया, ए क्रॉस बी बराबर मिल गया और इसका मापांक भी मिल गया। तो इसमें वैल्यू, इन दोनों वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश जो होगी वो हो जाएगी n कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आया है, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप, और इसमें भाग कर देंगे इसके मापांक का, मापांक की वैल्यू आई है √155, और ये हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। होता कि दो सदिश दे दिए गए, इन पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करो तथा इनके बीच की साइन भी ज्ञात करो, इनके बीच के कोण की साइन ज्ञात करना है। तो अगर कोसाइन ज्ञात करना है तो cos थीटा बराबर होता था a.b अपन a का मापांक इंटू b का मापांक। लेकिन अगर इनके इन दोनों सदिशों के, यानी एक सदिश वेक्टर a है, दूसरा सदिश वेक्टर b है, इनके बीच का कोण ये थीटा है, तो अगर इनके बीच के कोण का साइन यानी साइन थीटा हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या होता है a क्रॉस b अपान a का मापांक b का मापांक और इस a क्रॉस b का मापांक, ये फार्मूला होता है इनके बीच, इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की साइन ज्ञात करने के लिए। जबकि कोसाइन बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है a.b अपान a का मापांक b का मापांक। इसमें क्या करना है, इसके मापांक का स्क्वायर यानी आगे हमें a क्रॉस b निकालना है, दोनों सदिशों का a क्रॉस b निकालना है, उसका मापांक निकालना है और साथ में इन दोनों के मापांक भी निकालना है, तब साइन थीटा की वैल्यू निकल पाएगी। तो ये ज्ञात करने के लिए अगर दो सदिश दे दिए गए हैं और हमें केवल यही ज्ञात करना है, इसमें लंब इकाई सदिश में नहीं ज्ञात करना है, सीधा सीधा हमें केवल यही ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसे वेक्टर ए माने हैं, इसे वेक्टर बी माने हैं, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस की वैल्यू इतनी आ गई, क्रॉस बराबर इतना आ गया। अब क्रॉस का मापांक लेना है, तो अगर इसका मापांक लेंगे, ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करेंगे, तो इसका मापांक अभी निकाल चुके हैं, वो कितना आया था 155, रूट में 155 आ गया था और ये वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, ए का मापांक चाहिए और बी का मापांक चाहिए। देखो ये ज्ञात करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए ऊपर क्या चाहिए, इनका मापांक, तो इसका मापांक निकाल लिए
अब हमें क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए, ए का मापांक। ए का मापांक अगर निकालना है, ए का मापांक अगर निकालेंगे तो ए का मापांक क्या होगा, ए का होगा मापांक, आई का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 का स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6 रूट में 6। इसी तरीके से अगर बी के मापांक को निकालें, बी के मापांक निकाले तो आई का गुणांक इसमें कितना है, आई का गुणांक है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक है माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का 9 प्लस 16 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 26। ये हो जाएगा 26 रूट में। यानी अगर हमें इन दोनों का साइन थीटा निकालना है, इन दोनों के सदिशों के बीच का कोण थीटा है और उनका साइन निकालना है, तो पहले दोनों का क्रॉस निकालना होगा। क्रॉस निकालने के बाद इसका मापांक निकालना होगा, साथ में ए का मापांक निकालना होगा और बी का मापांक निकालना होगा। इतनी चीजें हमें करना है। सारी चीजें निकालने के बाद इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक रूट में 155 अपान बी ए का वेक्टर ए का मापांक कितना आया है रूट में 6 इंटू वेक्टर बी का मापांक कितना है रूट में 26। आपस में इनका गुणा करें 155 बटे रूट दोनों में है तो एक साथ कर सकते हैं 6 गुणते 26 बराबर 155 अपान इन दोनों का अगर 26 का गुणा करते हैं, 26 में 6 का गुणा करेंगे 6 36 की 6 दूनी 12 12 3 15 यानी 156। यानी ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, एक साथ रूट लिख सकते हैं यानी 155 बटे 156 रूट में 156 और ये इन दोनों सदिशों के बीच के कोण का साइन होगा। तो बीच के कोण का अगर साइन हमें ज्ञात करना है तो उन दोनों सदिशों का क्रॉस निकालना होता है, फिर उसका मापांक निकालते हैं, साथ में सदिशों का जो सदिश दिए गए हैं उनके मापांक निकालते हैं और इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें इन दोनों सदिशों के बीच के कोण का साइन पता चल जाएगा कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण दिए गए हैं, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। अगर ये विकर्ण दिए गए हैं तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है यानी एक विकर्ण ये वाला दिया गया है हमें और दूसरा विकर्ण ये दिया गया है। ये दोनों विकर्ण दिए गए हैं, एक को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरे विकर्ण को हम वेक्टर बी मान लेते हैं। तो एक वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 2j कैप, कैप हमेशा लगाएंगे माइनस के कैप। वेक्टर बी बराबर हम मान लेते हैं ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 2k और ये क्या है, ये विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, क्या है विकर्ण है, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। तब हमें बताना है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर, तो ए क्रॉस बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर हम क्रॉस में क्या करते हैं आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और के लिखते हैं। नीचे ए के गुणांक क्या है, आई का गुण ए में ए वेक्टर ए में आई का गुणांक क्या है 3 है, जे का गुणांक कितना है 2 है, के का गुणांक कितना है -1 है। इसी तरीके से वेक्टर बी में आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -3 है और के का गुणांक 2 है। अब इनका हमें क्रॉस निकालना है, चाहे क्षेत्रफल, अगर हमें किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चाहे विकर्ण दिया हो चाहे तो भुजाएं दिया हो। अगर सवाल ये बोला गया होता कि ये दोनों भुजाएं हैं तब भी हमें क्रॉस ही निकालना है, क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इनका क्रॉस निकालने के लिए पहले आई कैप जे कैप के कैप, यानी आई को हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस, जे कैप के लिए माइनस और के कैप के लिए प्लस लिखते हैं। तो यहाँ आई कैप लेंगे तो इसके लिए प्लस, यानी इस जगह में इस जगह की वैल्यू के लिए प्लस लेते हैं तो प्लस आई कैप। फिर इन इसके अलावा देखो इस पंक्ति और इस कॉलम के अलावा जो वैल्यू बचती है इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इस तरीके से कुछ होता है। इसको इस पंक्ति को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, यानी आई जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को हटाएंगे, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देंगे। अब हम गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो 4 होगा,
3 का 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब इसका नंबर, तो यहाँ माइनस जे लिखना है, माइनस जे कैप। फिर अब इसके लिए क्या करना होगा, जिस पंक्ति इस पंक्ति को इस पंक्ति है, इस पंक्ति में है जे तो इसे गायब करेंगे, इस कॉलम में है तो इस कॉलम को गायब करेंगे। बचेगा क्या, ये दोनों और ये दोनों। तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, और बीच में माइनस फार्मूले का लगा देंगे। फिर प्लस के, क्योंकि यहाँ पे प्लस के लेंगे, प्लस के कैप। इसी तरीके से अब जिस पंक्ति में है इस पंक्ति को हटाएंगे, इस पंक्ति को हटा देंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, बचेगा जो उसका गुणा, यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस। फिर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, और बीच में फार्मूले का माइनस। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आई कैप, इसका 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस जे कैप 6 प्लस 1 प्लस के कैप -11। सबको गुणा कर देंगे, आई का जे के साथ, आई का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आई कैप, फिर हो जाएगा -7 जे कैप प्लस नहीं प्लस माइनस गुणा माइनस -11 के कैप। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इतना आ गया। अब इनका मापांक निकालेंगे, इनका मापांक निकाल लेंगे। क्रॉस निकालने के बाद मापांक निकालना है। मापांक क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक यानी -11 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, और यानी ये हो जाएगा 50 और 121 बराबर 171, रूट में 171। तो इनका देखो, इनका तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा, इनके मापांक के बराबर, यानी 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कितना आया है, रूट में 171, और यही इसका आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो अगर हमें कोई भी दो सदिशों अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यदि ये क्षेत्र ये जो दी गई हैं, ये दो जो सदिश दिए गए हैं ये विकर्ण है, तो गुणा हमें करना है। गुणा चाहे विकर्ण दिया गया तब भी गुणा करना है, भुजाएं दिया गया है तब भी गुणा करना है। लेकिन अगर विकर्ण है तो ये 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक, अगर ए और बी विकर्ण है तो 1/2 ए क्रॉस बी करेंगे। लेकिन अगर ये भुजाएं हैं, अब की बार हमें क्या दिया गया था, सवाल में विकर्ण दिए गए थे, विकर्ण जब दिया रहेगा तो 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक करेंगे। लेकिन अगर ये भुजाएं होती तो हमें 1/2 करने की जरूरत नहीं थी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करना है, और अगर ये विकर्ण है, ए और बी विकर्ण सवाल में दिया गया है तो इसमें 1/2 करना है, और अगर ये विकर्ण नहीं है तो ये 1/2 का गुणा नहीं होगा, और यही इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। सवाल में अगर ये भुजाएं होती, ये और ये दोनों भुजाएं होती समांतर चतुर्भुज की, ये भुजाएं होती तब क्या होता, अगर ये भुजाएं होती, ये भुजाएं हो जाती, यानी ये वेक्टर ए यहाँ होता और वेक्टर बी यहाँ होता, ये भुजाएं हो जाती, तब कैसे करते, तब भी हमें इनका क्रॉस निकालना है, क्रॉस यही आएगा, इनका मापांक निकालेंगे, मापांक भी यही आएगा। अगर इस समांतर चतुर्भुज में विकर्ण थे तब भी हमें ऐसे ही करना था, अगर ये भुजाएं हैं तब भी हमें यही काम करना है, भुजाएं दिया गया तब भी हमें यही काम करना है, विकर्ण दिया गया तब भी यही काम करना है। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं तब हमें इस 1/2 को नहीं रखना है, जबकि अगर ये दोनों विकर्ण दिए गए हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं तब हमें 1/2 भी करना है। लेकिन अगर ये भुजाएं बोल दिया गया सवाल में कि ये भुजाएं हैं तो हमें क्या करना है, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये ए क्रॉस बी के मापांक के बराबर होगा। अगर समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं तो ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा वही इसका, उतना ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अगर ये विकर्ण दिए गए हैं तो हमें इसमें 1/2 का गुणा कर देना है, यानी इसका आधा कर देना। तो चलिए, अगर यही जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया था, अगर यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया होता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि भुजाएं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। त्रिभुज के केस में विकर्ण नहीं होगा, विकर्ण नहीं दिया जाएगा, त्रिभुज के विकर्ण ये है, क्योंकि त्रिभुज में विकर्ण फिर वो भुजा हो जाती है, विकर्ण भी उसका भुजा हो जाती है। तो त्रिभुज के केस में हमें भुजाएं दिया जाए, केवल भुजाएं दिया जाएगा। लेकिन तब भी हमें क्या करना है, तब भी अगर ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, अब की बार ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज की भुजाएं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तब भी हमें काम यही करना है, a क्रॉस b बराबर निकालेंगे, उसका मापांक निकाल लेंगे। इतना काम हमें हर केस में करना है, चाहे वो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो दोनों, या तो वो चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हो, या चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, लेकिन हमें a क्रॉस b निकालना है, उनका मापांक निकालना है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 a क्रॉस b का मापांक, यानी ये होगा 1/2 रूट में 171 वर्ग इकाई। ध्यान देना है, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी केस में त्रिभुज की भुजाएं अगर ये होती तो हम 1/2 a क्रॉस b करेंगे। त्रिभुज के केस में केवल भुजाएं रहेगा, विकर्ण नहीं रहेगा। त्रिभुज के केस में केवल भुजाएं दिया जाएगा। तो अगर त्रिभुज की बात आती है तो दोनों का क्रॉस करेंगे, उनका मापांक निकाल लेंगे, और 1/2 a क्रॉस b का मापांक इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर यही समांतर चतुर्भुज होगा तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर ये भुजाएं हैं तो इनमें 1/2 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का तो इसमें 1/2 करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है, जबकि ये इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो ये दो सदिश है, एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, दोनों का हमें पहले क्रॉस निकालना है। तो इन दोनों का अगर क्रॉस निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, i, फिर j, फिर नीचे k। ये सदिश फॉर्म में इनका क्रॉस निकाला जाता है। ये फिर पहले सदिश के में i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 6 है, और k का गुणांक 27 है। फिर दूसरे वाले सदिश में क्या है, i का गुणांक 1, j का गुणांक लैम्डा, k का गुणांक है म्यू, और ये बराबर इनका गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये बराबर 0। इनके गुणनफल को हम ऐसे कर लेंगे। अब i को लेंगे तो ये हो जाएगा i कैप, फिर जो इस पंक्ति और इस कॉलम के अलावा जो वैल्यू ये बचती है इनका गुणनफल करेंगे, यानी 6 का म्यू के साथ गुणा करेंगे तो 6 म्यू, फिर लैम्डा का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा -27 लैम्डा। फिर j की बात आती है, तो अब j में हम j को लेंगे तो i प्लस j माइनस k प्लस, यानी यहाँ पे -j करेंगे, -j कैप। फिर इस पंक्ति और इस कॉलम को गायब करेंगे तो 2 का म्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 2 म्यू, फिर 1 का 27 के गुणा 7 गुणा तो 27 होगा, बीच में माइनस, फिर प्लस, क्योंकि प्लस के लेंगे तीसरे वाले को। तो जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में है उसे गायब करेंगे, 2 का गुणा लैम्डा के साथ और 1 का गुणा 6 के साथ, तो 6, बीच में माइनस का चिन्ह बराबर 0। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा i, या सॉल्व करें i और i कैप 6 म्यू -27 लैम्डा माइनस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंटू i कैप, फिर माइनस, इससे पहले लिख लेते हैं 2 म्यू -27 j कैप, फिर प्लस 2 लैम्डा -6 k कैप बराबर 0। अब अगर ये सदिश 0 के बराबर कब होगी, जब इस 0, ये 0 सदिश है, 0 सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, 0 i कैप प्लस 0 k कैप j कैप प्लस 0 k कैप। इसकी वैल्यू इतनी होगी तब हम इसे 0 भी लिख सकते हैं, यानी i का गुणांक कितना है, 0 है, j का गुणांक 0 है, k का गुणांक 0 है। तो अब हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, i के गुणांक का i के गुणांक से कंपेयर, j के गुणांक का j के गुणांक से कंपेयर, और k का गुणांक से k के गुणांक का कंपेयर। तो यहाँ हो जाएगा 6 म्यू -27
27 लैम्डा, 27 लैम्डा बराबर 0। यहाँ आई का गुणांक कितना है, यहाँ पे आई का गुणांक 0 है, ये बराबर 0। दूसरा है जे का गुणांक कितना है, -2 म्यू म्यू, फिर -27 बराबर जे का गुणांक यहाँ पे 0 है, 0। इसी तरीके से के का गुणांक कितना है, यहाँ पे कितना है 2 लैम्डा -6 बराबर के का गुणांक यहाँ पे 0 है, 0। अब इनसे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू बराबर, इस वैल्यू 27 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 27/2, और ये म्यू का मान हो जाएगा 27/2। इसी तरीके से अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 लैम्डा बराबर 6, यानी हो जाएगा लैम्डा बराबर 6/2, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा 3। तो अगर हमें यदि वेक्टर ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार है कि तीनों का योगफल 0 के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए, ये हमें बराबर प्रूफ करना है। तो दिया क्या गया है हमें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। हम क्या करते हैं, वेक्टर ए से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को गुणा कर देते हैं, से वेक्टर ए से दोनों ओर सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा कर देते हैं दोनों ओर, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर 0। यानी इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए का ए के साथ करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस ए का बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए का सी के साथ करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। 0 का किसी भी सदिश के साथ गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए का किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 0 हो जाएगा। और साथ में ये भी जानते हैं कि अगर किसी सदिश का हम क्रम चेंज कर देते हैं, गुणनफल का क्रम चेंज करेंगे तो उसमें आगे माइनस लगाना पड़ेगा। यानी अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं तो आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि सदिश गुणा में जब हम उसका क्रम बदलते हैं तो उसके लंबवत जो यानी इनके गुणनफल की जो दिशा होगी वो बदल जाती है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो इसे बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी है तो इसे ए क्रॉस बी रहने देंगे, लेकिन इसमें ए के बाद क्या होता है, ए के बाद सी आता, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद फिर से ए आ जाता है। तो यहाँ पे इसका क्रम सही नहीं है, तो इसका क्रम अगर बदलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा सी क्रॉस ए, यानी इनका क्रम आगे पीछे करेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसे बराबर के उधर ले जाएं, बराबर कुछ बात हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इस तरीके से इसे समीकरण मान लेंगे ए। अब इसी में हम अब की बार वेक्टर बी से सदिश गुणा कर देंगे दोनों ओर, वेक्टर बी से सदिश गुणा करेंगे दोनों तरफ सदिश गुणा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसी में एक बार हम वेक्टर ए से कर देंगे, इसी में गुणा दोनों तरफ, फिर वेक्टर बी से कर देंगे। तो वेक्टर बी से सदिश गुणा करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर बी क्रॉस 0। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्रम सही नहीं है, यहाँ पे बी के बाद ए नहीं आता, ए के बाद बी आता है, तो इसका क्रम सही करने के लिए इसे आगे अगर हम ए को पहले कर लें, बी को बाद में करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ए क्रॉस बी हो गया, प्लस यहाँ पे किसी सदिश का अगर उसी सदिश के साथ क्रॉस करते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, प्लस बी के बाद सी है तो ये क्रम से है तो इसे रहने देंगे, बराबर 0। यानी ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, माइनस बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ प्लस, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये समीकरण 2 हो गए।
तो यानी हमें एक बार इसमें वेक्टर ए से दोनों तरफ गुणा करना है, फिर वेक्टर बी से गुणा करना है। तो अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 और 2 से वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ये है, और इसमें क्या है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी, यानी इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है और यही वैल्यू इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अतः समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था। तो हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्लस वेक्टर 3c बराबर 0। अगर ऐसा है तो इसका गुणनफल का जो मान होगा वो 6 वेक्टर ए क्रॉस बी अथवा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी और तथा ये इतना है, यानी हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट इतना दिखाना है और इतना दिखाना है, जबकि ये बराबर 0 हमें दिया गया है। तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसमें एक बार हमें वेक्टर ए से गुणा करना है, ए से सदिश गुणा करना है, दोनों तरफ करना है। एक बार सदिश गुणा करना है वेक्टर ए से, एक बार बी से करना है, एक बार सी से करना है, यानी तीनों से हमें सदिश गुणा बारी बारी से करना है। पहला काम हमें यही करना है, बाद में हम बात और सारी बातें बाद में करेंगे। पहला काम हमें क्या करना है, इस तरीके का, अगर ये सवाल है काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ चुका है, तो अगर इस तरीके दिया गया है तो सबसे पहली बात तो हम इसमें पहली बार हम ए से गुणा कर देंगे सदिश गुणा, फिर बी से कर देंगे, फिर सी से करेंगे। तो जब ए से करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0। इसका गुणा करेंगे, ए का ए में करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा 2, और ए का बी के साथ करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। बारी बारी से इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ बारी बारी से करेंगे बराबर ये 0। इसका ए का वेक्टर ए का गुणा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब हम बताए हैं अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणनफल करते हैं तो 0 हो जाता है। प्लस अब हमें यहाँ क्रम ध्यान देना है। क्रम का मतलब यह है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से ए, इस तरीके का क्रम हो। तो अगर हम क्रम चेंज, ये क्रम से है, यानी यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ये क्रम से है तो हम यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही रहने देंगे। प्लस ए के बाद सी नहीं, हम ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आना चाहिए। यहाँ पे क्रम अलग है, उल्टा है, तो हमें क्या करना होगा, इनका क्रम बदलना है। अगर क्रम बदलेंगे तो सदिश गुणा में क्या होता है, क्रम बदलने पर इसका चिन्ह भी क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और ये सी क्रॉस ए और ये बराबर हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर, इसे बराबर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। चलो फिर इसी में पुनः हमें क्या करना है, वेक्टर बी से करना है, वेक्टर बी से सदिश गुणा करना है। बारी बारी से तीनों से करना है गुणा, एक बार ए से, एक बार बी से और एक बार सी से। तो ये पहले ए से कर लिया, बी से कर लिया और अब सी से बी से सदिश गुणा, बी से करेंगे इसी में तो हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस 0। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इसका क्रम बी के बाद ए है तो इसका क्रम सही करेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी का बी में यानी किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। प्लस इसका क्रम सही है, बी के बाद सी है तो इसी क्रम में रहने देंगे, तो हो जाएगा बी क्रॉस सी बराबर इतना, ये बराबर 0। यानी अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। यानी यहाँ पे ये माइनस बराबर होगा, इसे उधर ले जाएंगे माइनस होगा, दोनों तरफ का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए से जब गुणा करें तो ये वैल्यू आ गई, बी से गुणा कर दिए तो इस तरीके का संबंध आ गया। इसी तरीके से जब हम सी से गुणा करेंगे, सी से सदिश गुणा करेंगे, सी से सदिश गुणा, तीनों बार हमें गुणा करना है। एक बार वेक्टर ए से कर देना है इसी में गुणा, एक बार बी से करेंगे, एक बार सी से करेंगे। वेक्टर
ए बी सी तीनों से गुणा करना है। गुणा करेंगे वेक्टर सी से सदिश गुणा करेंगे तो ये जाएगा सी क्रॉस ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c बराबर वेक्टर सी क्रॉस 0। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ पे क्रम से है, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए आना चाहिए, क्रम से है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसमें देखो इसका क्रम उल्टा है, यानी बी के बाद सी होना चाहिए, यहाँ सी के बाद बी है तो इसका क्रम सही करेंगे तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 2b क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणा क्या होता है 0 हो जाता है तो बराबर 0, यानी ये वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस सी, और ये समीकरण इसका हो जाएगा थर्ड। ये समीकरण 3 है। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है, यानी यहां से अगर हम b बराबर निकाल लें, अब हमें वैल्यू, इसकी वैल्यू बताना है, इसका मान ये होगा और ये होगा, तो हमें इसका मान अब बताना है। इसका मान क्या निकलेगा ये चेक करके बताना है। वेक्टर बी ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इसका मान हमें बताना है, इसका मान कितना होगा। अब हम इसका मान, अब हमें ए क्रॉस बी के पदों में निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार बी क्रॉस बी सी के पदों में दिया गया है, एक बार ए क्रॉस बी के पदों में दिया गया है, एक बार सी क्रॉस ए के पदों में दिया गया है। तो इनके पदों में हमें इसका मान निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी अगर ए क्रॉस बी के पदों में निकालना है तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी ही रहने देंगे, इसकी वैल्यू इसी फॉर्म में रहने देंगे। अब बी क्रॉस सी का मान भी हमें ए क्रॉस बी के पदों में निकालना है। तो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ पे है, बी क्रॉस सी यहाँ है। यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें ए क्रॉस बी के पदों में तो हम यहां से बी क्रॉस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3 ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसे हम इस बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं 1/3 ए क्रॉस बी, ये लिख सकते हैं। देख लो यहाँ पे एक बार फिर से, हमें चूंकि इनका मान या तो बी क्रॉस सी के पदों में निकालना है, या तो ए क्रॉस बी के पदों में निकालना है, या सी क्रॉस ए के पदों में निकालना है। तो हम आगे ए क्रॉस बी के पदों में अगर निकालना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी ए क्रॉस बी के पदों में लिखेंगे और इसको भी ए क्रॉस बी के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पे बी क्रॉस सी बराबर हम अगर 1/3 को इधर ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 ए क्रॉस बी होगा बी क्रॉस सी बराबर। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे इतना रखेंगे, प्लस इसका मान निकालना सी क्रॉस ए का। सी क्रॉस ए यहाँ पे ये बराबर 2 बी क्रॉस सी है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इतना रखेंगे तो ये बी क्रॉस सी के पदों में हो जाएगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी के पदों में लेना, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेना है। इस केस में हमें लेना है, यहाँ से देखना है, यहाँ पे सी क्रॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो सी क्रॉस ए बराबर लिख सकते हैं 2/3, इस 3 को इधर लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी अगर यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाहें, वहां पे पुट करना चाहें सी क्रॉस ए की वैल्यू, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 ए क्रॉस बी। और अब इनमें एलसीएम अगर 3 ले लें तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 का गुणा यानी ए क्रॉस बी हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये 3 1 4 4 2 6 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इस तरीके से एक मान इसका ये आ गया जो हमें ये प्रूफ करना था, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हमें लाना है सी क्रॉस ए, इसी वैल्यू को सी क्रॉस ए के पदों में लाना है, तो हम ए क्रॉस बी की यहाँ में सी क्रॉस ए क्रॉस बी की यहाँ में देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्रॉस बी बराबर हम एक क्रॉस बी बराबर लिख सकते हैं 3/2 सी क्रॉस ए। तो अब अगर हम समीकरण 1 से यहाँ पे लिखना चाहें, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम, ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं 3/2, इस 2 को इधर लाएंगे तो 3/2 सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, ये 2 तो पहले से था, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3/2 सी क्रॉस वेक्टर ए, यानी ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो देखो ये मान भी, एक आंसर ये था हमारा, एक आंसर हमारा ये आ गया।
अब अगर हमें एक ये दूसरा वाला मान भी निकल गया, ये निकल गया, ये बचा है। अगर हमें अब इसी वैल्यू को b क्रॉस c के पदों में निकालना है तो या तो हम a क्रॉस b की वैल्यू इनमें से हम यहां से रख दें, इसकी वैल्यू यहां से रख दें, या तो इसकी वैल्यू यहां से रख दें, कहीं से भी रख सकते हैं। अगर यहां से देखो a क्रॉस b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू b क्रॉस c, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। या यहां से अगर लिखना चाहें, यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा, यहां आप लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 और c क्रॉस a बराबर कितना है, ये है 2b क्रॉस c, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6b क्रॉस c, और ये इसका गुणनफल, यानी इसका मान ये भी होगा, इसका मान ये भी होगा, और इसका मान ये भी होगा। यानी अगर हम b क्रॉस c के पदों में इसका मान लिखेंगे तो इतना होगा, c क्रॉस a के पदों में लिखेंगे तो ये होगा, और अगर a क्रॉस b के पदों में लिखेंगे तो ये होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में